आधी रात घटना के 3 दिन बाद 19 जनवरी 2025 ठाणे के कसार वड़वली के भारी इलाके में 100 से ज्यादा पुलिस वाले दबे पांव अंधेरे में शिकार की तलाश में निकले थे। 40 एकड़ में कांटों भरी झाड़ियां, नालों और सूनी जमीन को उन्होंने छान मारा। घंटों तक मुश्किल जगह पर एक थकाने वाली तलाशी चली। आखिरकार रात के 2 बजे अचानक झाड़ियों में एक हल्की सरसराहट हुई और एक पुलिस वाले की टॉर्च की रोशनी झट से उस तरफ मुड़ी और लो, वही था, वही चोर, वही घुसपैठिया, वही हमलावर झाड़ियों के नीचे दुबका हुआ अपने ऑरेंज बैग को कस के पकड़े हुए वो घिर चुका था। भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था और आखिरकार उस घुसपैठिए को पकड़कर गिरफ्तार कर लिया गया और फिर पुलिस उसे सीधा सैफ अली खान के घर ले गई ताकि उस मनहूस रात का पूरा घटनाक्रम फिर से दोहराया जा सके। तो चलिए दोस्तों, हम भी वहाँ चलते हैं। 3 दिन पहले 15 जनवरी 2025 रात के करीब 11 बजे सदगुरु धरन अपार्टमेंट बिल्डिंग बैंड्रा 12वीं मंजिल के आलीशान डुप्लेक्स पर रात का साया गहराने लगा था। अंदर सैफ अली खान और उनके दोनों बेटे तैमूर और जहांगीर अपने अपने कमरे में चैन से सो रहे थे। करीना अपनी बहन करिश्मा के साथ पार्टी में गई थी और रात वहीं बिताने वाली थी। जैसे कि हर रात होता था, 40 साल की नैनी और नर्स एलियामा फिलिप्स और 2 नौकरानियां भी अपने अपने कमरे में चली गई जो उस मंजिल पर थे। वहीं 4 मेल स्टाफ के मेंबर्स उसी 12वीं मंजिल के डुप्लेक्स की छत पर सो रहे थे। तो कुल मिलाकर उस दिन डुप्लेक्स में 10 लोग थे। करीब 3 घंटे बाद रात के 1:30 से 2:15 के बीच में कॉमन वॉशरूम की लाइट टिमटिमाई और एक अजीब सी चरमराहट के साथ बाथरूम का दरवाजा हल्का सा धीरे धीरे खुला। ये आवाज फिलिप्स के कानों में पहुंची और उसकी नींद खुल गई। ये कौन उठा है? तैमूर या जय बाबा? शायद करीना मैम पार्टी से लौट आई होंगी। और ये सोचकर वो फिर से सो गई, पर वो सो कहाँ पाई। उसे अजीब सी बेचैनी हो रही थी। उनके तो कमरे में ही बाथरूम है, फिर बाहर क्यों आएंगे? तो फिलिप्स हिम्मत जुटाकर झट से उठ गई और धीमे कदमों से बाथरूम की तरफ बढ़ी। नींद भरी आंखों से जैसे ही उसने हद खुले बाथरूम के दरवाजों में झांकने की कोशिश की, दरवाजा अपने आप और खुलने लगा, जिससे वो नैनी चौंक गई और उन्हें 2 कदम पीछे हटना पड़ा। एक रहस्यमय साया बाथरूम से बाहर निकला। एक लंबा दुबला आदमी, उम्र लगभग 30 के करीब, टी शर्ट और स्नीकर्स पहने और कंधे पर एक ऑरेंज रंग का बैकपैक टांगे हुए। उसने अपने हाथों में 6 इंच लंबा तेज धार वाला चाकू पकड़ रखा था जो बाथरूम की रोशनी में चमक रहा था। डर के मारे एलियामा पूरी तरह से जम गई जैसे ही उस आदमी ने चाकू की नोक उसकी गर्दन की तरफ करी और बर्फ जैसी ठंडी आवाज में फुसफुसाया, चुप रहे और न मार डालूंगा। हालांकि तब तक घुसपैठिया सैफ के 4 साल के सबसे छोटे बेटे जहांगीर के कमरे में घुस चुका था। एलिमिया भी दौड़ती हुई उसके पीछे कमरे के अंदर गई। नैनी कांपती हुई आवाज में हकलाकर बोली, तुम्हें क्या चाहिए? पैसा 1 करोड़, अब भी क्या? वो घुसपैठिया अब थोड़ा तिलमिलाया हुआ था और फिर फिलिप्स पर उसने झपट्टा मारकर चाकू से उसके हाथ पर वार किया। खौफ से एलियामा की जान जैसे निकल ही गई और वो जोर से चीख पड़ी। नैनी की वो चीख पूरे घर में गूंज गई, जिससे सैफ चौंक कर जागा और दौड़ता हुआ अपने बेडरूम से बाहर आ गया। और जैसे हमारे एक्शन हीरो वहां पहुंचे, उन्होंने घुसपैठिए को देखा और नैनी फिलिप्स को एक तरफ धकेलकर वो पूरे दम से बंदे पर कूद पड़े, बिना परवाह किए कि उसके पास चाकू था या नहीं। और अपने शक्तिशाली डोले शोले वाले शरीर के दम पर सैफ ने घुसपैठिए की कमर को इतनी मजबूती से जकड़ा कि वो कितना भी जोर लगाता, उस घुसपैठिए के लिए उस पकड़ से निकल पाना लगभग नामुमकिन हो गया था। लेकिन अपनी आजाद बाहों का फायदा उठाकर घुसपैठिए ने सैफ की सख्त पीठ पर चाकू घोंप दिया। लेकिन हमारे घायल सैफ ने हार नहीं मानी, बल्कि अपने बच्चों को बचाने के लिए वे घुसपैठिए के उस बेकाबू हमलों को रोकते रहे और बचते रहे। मगर फिर भी हथियारधारी व दुबला पतला घुसपैठिया सैफ पर हावी हो गया। उसने उसकी गर्दन के दाहिने तरफ, दाएं हाथ और कलाई पर कुल 5 बार चाकू से वार किया। हालांकि जब एक तरफ लड़ाई चल रही थी, दूसरी तरफ नैनी ठंडे दिमाग से सोचते हुए जय बाबा को कमरे से बाहर सुरक्षित जगह ले गई। तब घायल सैफ को एक तरकीब सूझी। उन्होंने बहादुरी दिखाते हुए उस बदमाश को एक तरफ धक्का देकर खुद भी बाहर आकर कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन हॉल में सैफ घुटनों पर गिरे पड़े थे। उनके घावों से खून बह रहा था और अब बहुत जरूरी था कि वे जल्द ही अस्पताल पहुंचे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जरा सोचिए, जब कोई सही रणनीति ना बनाए तो नतीजा कितना खतरनाक हो सकता है ना। बिजनेस की दुनिया में भी सही टूल्स ना हो तो विकास रुक सा जाता है दोस्तों। इसलिए हम आपको ओडो CRM से मिलवाना चाहते हैं, एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो आपके कस्टमर रिलेशनशिप को मैनेज करके लीड्स को ट्रैक करता है और सेल्स को फोरकास्ट करने में मदद भी करता है।
दोस्तों, आपने हमारे पिछले कुछ वीडियो में ओडो के बारे में सुना होगा, जहां ढेर सारे जबरदस्त बिजनेस ऐप्स हैं। अब चलिए जानते हैं ओडो सीआरएम इतना खास क्यों है। इसके दिलचस्प कनबन व्यू से आप अपने बिजनेस के हर मौके को स्टेज के हिसाब से ट्रैक कर सकते हैं ताकि कुछ भी ना मिस हो। यहाँ हर कस्टमर डील एक कार्ड की तरह दिखेगी जिसमें ग्राहक की हर जरूरी जानकारी होगी, यहाँ तक कि कितना पैसा बन सकता है वो भी। इसमें संपर्क बनाए रखना आसान होगा, टास्क शेड्यूल करें, ईमेल भेजें और सब कुछ एक ही जगह पर सेव रखें। इसमें इंटीग्रेटेड एआई है, तो अब आप इसमें चैट जीपीटी से ईमेल भी लिखवा सकते हैं। इसका पावरफुल एनालिटिक्स रेवेन्यू फोरकास्ट करता है, जिससे आप टीम की परफॉर्मेंस ट्रैक कर सकते हैं और सही फैसले ले सकते हैं। और सबसे खास बात, ओडो का पहला ऐप बिल्कुल फ्री है, अनलिमिटेड सपोर्ट और लाइफ टाइम होस्टिंग के साथ। तो दोस्तों, इंतजार किस बात का? दुनिया भर के 1.2 करोड़ बिजनेसेस ओडो पर भरोसा करते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, अभी क्लिक करें और अपने बिजनेस को अगले लेवल पर ले जाएं। और दोस्तों, अगर आप बिजनेस में नए हैं तो ऐसी थ्रिलिंग कहानियों के लिए हमें सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए हमारे बेल आइकन को दबाएं। चलिए लौटते हैं कहानी पर। आखिर ये घुसपैठिया कौन था? उसने सैफ पर हमला क्यों किया? क्या ये अंदर की साजिश थी? इतनी अमीर बिल्डिंग की सुरक्षा करने वाले आखिर कहाँ थे? मुंबई पुलिस ने इस रहस्य को कैसे सुलझाया? लेकिन सबसे पहले, हमारे सैफ बचे तो बचे कैसे? यहाँ समस्या ये थी कि सैफ ने रात के लिए ड्राइवर को छुट्टी दे रखी थी, इसलिए उन्हें अस्पताल ले जाने के लिए कोई शख्स वहाँ मौजूद नहीं था। हालांकि उसी बिल्डिंग में कुछ मंजिल नीचे उनका बड़ा बेटा इब्राहिम अभी भी जाग रहा था और एक स्टाफ मेंबर द्वारा घटना का पता चलने के बाद इब्राहिम जल्द ही ऊपर भागता हुआ पहुंचा। उसने अपने पिता को कंधे पर उठाया और सैफ खड़े रहने का हौसला जुटा रहे थे। लेकिन हैरानी की बात तो यहाँ ये थी कि 23 साल के हमारे इब्राहिम, जो एक रोमांटिक फिल्म में डेब्यू करने वाले हैं, उन्हें भी गाड़ी चलानी नहीं आती थी, तो वो उन्हें पर्सनल लिफ्ट से नीचे ले आए। उनके साथ 8 साल का तैमूर भी था। रात के लगभग 2:30-3 बज रहे थे और बैंड्रा की सड़क सुनसान थी। अब एक आमची मुंबई लोगों की तरह यहाँ लगभग 7-8 साल का बच्चा तैमूर, एक युवा इब्राहिम और एक आदमी जो खून से लथपथ कुर्ता पैजामा पहने था, लिफ्ट के लिए गाड़ी रोक रहे थे। उनकी किस्मत अच्छी निकली कि एक नेक दिल मुंबई का ऑटो रिक्शा वाला वहीं से गुजर रहा था। हालांकि वो खून से लथपथ सेलिब्रिटी सैफ को पहचान नहीं पाया, मगर उसने तेजी से गाड़ी चलाकर उनको पास के लीलावती अस्पताल पहुंचा दिया। यहाँ अच्छी बात यह है कि सैफ अभी भी होश में था और उसने तुरंत पुलिस को फोन करके सब कुछ बता दिया। अस्पताल में घुसते हुए भी हमारे शेर दिल सैफ ने स्ट्रेचर इस्तेमाल करने से मना कर दिया और अपने बेटे के सहारे अंदर चले गए। इतने बड़े घाव को देखकर डॉक्टरों ने उन्हें सबसे पहले आईसीयू में भर्ती किया और 3 घंटे बाद इमरजेंसी सर्जरी निर्धारित की। ऐसा लग रहा था मानो ये काफी मुश्किल होगा, क्योंकि एक्सरे में 2.5 इंच का टूटा हुआ चाकू का टुकड़ा उनकी रीढ़ की हड्डी से सिर्फ 2 मिलीमीटर दूर धसा हुआ दिख रहा था। और जब तक पुलिस बिल्डिंग पर उस चोर को पकड़ने पहुंची, तब तक वो घुसपैठिया जादुई करतब दिखाकर गायब हो गया। यहाँ हैरानी वाली बात यह है कि मर्द स्टाफ में से किसी ने समय पर मदद नहीं की। क्या वे सब सो रहे थे या उनकी फटके 4 हो गई थी? पर मुंबई का पॉश बैंड्रा इलाका, जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का अड्डा है, अब वो डर से कपकपा रहा था। 9 महीने पहले अप्रैल 2024 में सलमान खान यानी हमारे सल्लू भाई के गैलेक्सी अपार्टमेंट पर गोली चली और ये काम किया था खतरनाक लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने। ये वही गैंग है जिसने अक्टूबर 2024 में उनके करीबी नेता बाबा सिद्दीकी का भी काम तमाम किया था। अब नया साल जनवरी 2025 भी धमाके से शुरू हुआ। देखिए ना, सैफ अली खान पर एक जानलेवा हमले से, लेकिन ये सब हुआ एक मामूली चोर के हाथों। 2 पुलिस टीमें जल्दी ही पहुंची, एक सैफ के घर और दूसरी लीलावती अस्पताल पर, जहां 16 जनवरी की सुबह 5 से 10:30 बजे तक सैफ की इमरजेंसी सर्जरी हुई, जिसमें डॉक्टरों ने उनकी रीढ़ की हड्डी के पास धसे चाकू के पीस निकाले। अगर चाकू 2 मिलीमीटर और गहरा होता, देवा रे देवा। वहीं सैफ की पॉश बिल्डिंग में पुलिस को ये देखकर हैरानी हुई कि एंट्री गेट पर सिर्फ 2 ही गार्ड्स थे और अजनबियों की एंट्री के लिए रजिस्टर का कोई इंतजाम भी नहीं था। उनके डुप्लेक्स के बाहर भी ना तो कोई गार्ड थे, ना ही कोई सीसीटीवी कैमरे। पर ऐसा भी नहीं लग रहा था कि वहाँ से कोई जबरदस्ती अंदर घुसा था। तो पुलिस ने सोचा, मेन दरवाजे पे तो कोई निशान नहीं है, फिर क्या हुआ होगा? कहीं ये किसी अंदर के बंदे की साजिश तो नहीं? यहाँ सोचने वाली बात यह है कि जहाँ सैफ को कई चोटें आई, नैनी केवल एक खरोंच के साथ बच निकली। इसलिए उन पर घुसपैठिए के साथ मिली भगत का शक होने लगा। लेकिन उनसे काफी समय तक पूछताछ करने के बाद, ना लग तो रहा है कि ये ठीक बोल रही है, हमें आगे जांच करनी होगी। तो फिर पुलिस ने सैफ के अपार्टमेंट में 19 जगहों पर उंगलियों के निशान पाए, फर्श, दरवाजे, खिड़कियों, और उनको उनके कमरे में टूटे हुए चाकू के और छोटे टुकड़े भी मिले, जिसको उन्होंने राज्य और राष्ट्रीय क्रिमिनल डेटाबेस के साथ स्कैन किया। लेकिन कुछ नहीं, कुछ भी सामने नहीं आया। क्या बकवास है, क्या ये कोई नया चोर है? हालांकि पुलिस ने जल्द ही बिल्डिंग के सीसीटीवी रिकॉर्ड से अपना पहला सुराग पाया, जहां पर फायर एस्केप की फुटेज ने आखिरकार खुलासा किया एक आदमी का
जो लाल मफलर को कसकर पकड़े और नारंगी बैकपैक के साथ रात के 2:33 बजे सीढ़ियां उतर रहा था, जो हमले के टाइम से मेल खाता है। और ये वही तस्वीर है जो वायरल भी हुई थी। इस एक सुराग के साथ पुलिस ने बदमाश को पकड़ने के लिए 30 टीमें बनाई, मानो मुंबई में सुलझाने के लिए कोई और दूसरा अपराध बचाए ना हो। और पुलिस ने सबसे पहले अपने ब्रह्मास्त्र मुखबिरों पर भरोसा किया ताकि फुटेज में दिख रहे बंदे की पहचान की जा सके। शुरुआत में तो कई बेगुनाहों को पकड़ा गया, उनसे पूछताछ की गई और आखिरकार उन्हें छोड़ना पड़ा। लेकिन यहाँ जो चीज सबसे ज्यादा काम आई वो वही चीज थी जिसने सलमान खान फायरिंग केस में भी मदद की थी। बांद्रा की गलियों और आसपास के इलाकों से लगभग 500 घंटे की सीसीटीवी फुटेज, जिसने इस बार भी घुसपैठिए की पूरी गतिविधियों का नक्शा तैयार करके दिया। पहले तो उन्हें पता चला कि कुछ महीने पहले ये आदमी सुपरस्टार शाहरुख खान के मन्नत की दीवार चढ़ने की भी कोशिश कर चुका है। हे भगवान, क्या शाहरुख खान भी निशाने पर थे? दोस्तों, मामला तो यहाँ बहुत पेचीदा होता जा रहा है। लेकिन सैफ पर हमले के 2 घंटे बाद वो चोर सबसे पहले खार स्टेशन गया, वहाँ कुछ देर आराम किया, फिर सुबह सुबह ट्रैफिक कैमरों से बचते हुए वो लिंकिंग रोड पर एक पेट्रोल पंप के अंदर घुस गया, जहां उस बदमाश ने चालाकी से अपने बाल काटे, फिर पेट्रोल पंप के अंदर बाथरूम में नहाया, अपनी शर्ट बदली ताकि नए लुक से पुलिस को धोखा दे सके। लेकिन इन सब के बावजूद भी खार के पेट्रोल पंप के सामने एक होटल के कैमरों ने उसे पकड़ लिया और उसके सोची समझी चाल बेकार हो गई, क्योंकि वो चोमू अपने भूरे रंग के जूते बदलना भूल गया जो बिल्डिंग के सीसीटीवी फुटेज से मेल खा रहे थे। फिर वो चोर सुबह 8 बजे बांद्रा स्टेशन पर ट्रेन में चढ़ते हुए दिखाई दिया जो दादर की ओर जा रही थी। दादर में उसने मोबाइल फोन की एक्सेसरीज खरीदी। उसकी एक और नाकाम चाल जो दुकान के कैमरे में कैद हो गई। वहाँ से उसने वर्ली जाने वाली बस पकड़ी और वर्ली कोलावाड़ा में वो एक लेबर कैंप की तरफ निकल पड़ा। वहाँ जैसे ही उसने टीवी पर खुद की तस्वीरें देखी, वो डर गया और सतर्क हो गया। फिर वो अपनी जान पहचान वालों की मदद से कुछ दिनों तक छिपने में कामयाब रहा, जिससे पुलिस उसे खो बैठी, हालांकि सिर्फ कुछ समय के लिए, क्योंकि 2 दिन बाद 18 जनवरी को, अब क्योंकि वो नौसिखिया ही था, तो वो वर्ली में एक ठेले पर चाय और भुर्जी पाव खाते हुए सीसीटीवी फुटेज में फिर से पकड़ा गया। पुलिस ने तुरंत ठेले के मालिक को ढूंढ निकाला और उसे यूपीआई लेन देन की जानकारी हासिल की। लो जी, हो गया बड़ा खुलासा। पता चला कि उसका नंबर कुछ बांग्लादेशी खातों में पैसे ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। इस बीच पुलिस को एक नौकरी दिलाने वाली एजेंसी के मालिक से ये भी जानकारी मिली कि उसका असली नाम मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद था और वो बांग्लादेशी नागरिक है और उसने बिजॉय दास नाम अपनाकर एक रेस्टोरेंट में वेटर की नौकरी कर ली थी। लेकिन वहाँ से भी वो चोरी के इल्जाम में निकाल दिया गया था। उसका सिम कार्ड भी पश्चिम बंगाल के निवासी खुकुमोनी जहांगीर शेख के नाम पर दर्ज था। लो जी, एक और रहस्य। और हमारे शातिर पुलिस वालों ने भी सिम की मौजूदा लोकेशन ठाणे के कसार वड़वली में एक मजदूर कैंप में ढूंढ निकाली, जो वर्ली से लगभग 40 किलोमीटर दूर था। और फिर वहीं एक दिन बाद 19 जनवरी को 100 से ज्यादा पुलिस कर्मियों ने रात भर इलाके की घेराबंदी की और उस चालाक घुसपैठिए को धर दबोचा। उसकी गिरफ्तारी के बाद कड़ी पूछताछ में शरीफुल टूट गया और उसने कबूल किया, हाँ, ये सब मैंने किया था, लेकिन मैं भारतीय हूँ, कोलकाता का रहने वाला हूँ। लेकिन जब पुलिस ने उसके मोबाइल की जांच की तो उन्हें बांग्लादेश के कई नंबरों पर किए गए कॉल मिले। फिर चालाकी से उन्होंने उसे फोन दिया, चल अभी कभी कॉल कर भूतनी के, जिसे डरे हुए चोर ने तुरंत किया। और दूसरी तरफ से आवाज आई, हाँ बेटा, क्या हुआ? उसके परिवार ने पुलिस को उसकी पहचान से जुड़े दस्तावेज भेजे, जिसमें 12वीं कक्षा की मार्कशीट और स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र शामिल था, जिसने उसकी बांग्लादेशी नागरिकता की पुष्टि की। फिर इंडिया टुडे ने न सिर्फ उसके घर की सटीक लोकेशन साझा की, बल्कि बांग्लादेश जाकर उसके परिवार से मुलाकात भी की, जहां उन्होंने उस चोर का वोटर आईडी उन्हें दिखाया। इन सब बातों से ये खुलासा हुआ कि करीब 9 महीने पहले अप्रैल 2024 में वो चोर चोरी छिपे मेघालय की डॉकी नदी पार करके भारत में गैर कानूनी तरीके से घुसा था, जहाँ से वो बस में सवार होकर पश्चिम बंगाल के कोलकाता पहुंचा, एक ऐसा राज्य जहां की मुख्यमंत्री अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए ठीक ऐसे ही अवैध प्रवासियों के घुसपैठ को बढ़ावा देती हैं। उसने खुकुमोनी जहांगीर शेख नाम के एक बंगाली के आधार कार्ड से सिम खरीदी, जिसका नाम पहले ही पुलिस के रिकॉर्ड में था और शायद वो भी अवैध बांग्लादेशी प्रवासी हो। तो यहाँ शरीफुल उर्फ बिजॉय आधार कार्ड बनवाकर बंगाल में बस सकता था, लेकिन उसने नौकरी की तलाश में मुंबई जाने का फैसला किया। तो शाने फिर चोरी क्यों की? यही काम करने आया था यहाँ पे? सर, मैं तो बस एक बार किसी अमीर घर में चोरी करके बांग्लादेश भागना चाहता था। वाह बेटा, जरा ये देख, ये तू नहीं है जो शाहरुख के मन्नत की दीवार चढ़ने की कोशिश कर रहा है? शाहरुख को तो मैं जानता हूँ साहब, उनका बहुत बड़ा फैन हूँ मैं। मेरे दोस्त लोग भी मुझे यही कहते हैं कि मैं उसकी तरह दिखता हूँ, इसलिए बस एक झलक देखना चाहता था। भक्त साले भूतिया बना रहा है। यहाँ सबसे बड़ा खुलासा तो अपराध की पुनरावृत्ति के बाद हुआ, जब पता चला कि शरीफुल बड़ी आसानी से बाउंड्री वॉल चढ़कर इमारत में घुस गया था और वहाँ उसे 2 गार्ड मिले। हाँ, सिर्फ 2 गार्ड जो उस हाई फाई बिल्डिंग की सुरक्षा में थे और गहरी नींद में सो रहे थे। तो वो फायर एग्जिट की सीढ़ियां चढ़ता गया, सिर्फ 6ठी मंजिल तक, और फिर उसने कोशिश की सीढ़ी के दरवाजे को खोलने की, लेकिन वो बंद निकला।
तो फिर उसने स्क्रू ड्राइवर और हथौड़े का इस्तेमाल करके ऊपर के डक को खोला, शाफ्ट के रास्ते से अंदर घुसा और सीधे सैफ के कॉमन बाथरूम में आ गिरा। इसी तरह जब वो छोटे जेह के कमरे में फंस गया तो उसने अटैच बाथरूम के शाफ्ट को खोला, फिर डक के जरिए सीढ़ियों तक पहुंचा और उसके बाद तेजी से नीचे भागा, ठीक वैसे जैसे वायरल सीसीटीवी इमेज में दिखा था। यहाँ सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात ये थी कि वो पूरे 2 घंटे तक गार्डन में छिपा रहा, उसी वक्त जब बेखबर पुलिस बिल्डिंग के अंदर जांच कर रही थी। पुलिस ने बाद में बैंड्रा तालाब के पास टूटा हुआ चाकू बरामद किया, जिसे शरीफुल ने सैफ की बिल्डिंग से लगभग 1.4 किलोमीटर दूर फेंका था। इसी बीच एक फॉरेंसिक लैब ने यह भी पुष्टि करी कि सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे शख्स और गिरफ्तार हुए शरीफुल का चेहरा मैच करता है। इस मामले ने समस्या पर भी रोशनी डाली है कि कैसे बांग्लादेशी नागरिक भारत में आसानी से घुसपैठ करके यहाँ से देश के किसी भी कोने में फैल जाते हैं। दोस्तों, यहाँ विवाद तो इस बात पर भी छिड़ा कि सेलिब्रिटीज को बिना किसी परेशानी के 25 लाख तक का कैशलेस इंश्योरेंस क्लेम फटाफट मंजूर हो जाता है, वहीं किसी आम आदमी के लिए तो यह बहुत मुश्किल है। पर दोस्तों, अब हमारे नवाब के लिए अपनी 15,000 करोड़ की पुश्तैनी जायदाद बचाने की कानूनी लड़ाई इतनी आसान नहीं होने वाली। लेकिन ये कहानी फिर कभी किसी और बिस्बो के वीडियो में। शायरी से पहले हम अपने दर्शकों को बस ये बताना चाहते हैं कि हमने आपका कहा सुन लिया है कि हमारे वीडियो कभी कभी गर्म चल रहे मुद्दों के गायब हो जाने के बाद आते हैं। इसलिए हमने हाल ही में चल रहे मुद्दों पर तेजी से वीडियो दिखाने के लिए 3 मिनट के वीकली एनिमेशन शॉर्ट्स शुरू कर दिए हैं, उन्हें जरूर देखेगा। बिस्बो की शायरी। बिस्बो लेकर किस्सा आया, सुन लो देकर ध्यान, शेर के जैसे भिड़ा चोर से अपना सैफ अली खान। वैसे इस पूरे किस्से में उठते कई सवाल, खुश है अपनी जीत पर मुंबई पुलिस फिलहाल। हमारे वीडियो कंटेंट के सोर्सेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।